हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। आज हम बात करेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये शुरू कैसे हुआ। क्योंकि ब्रिटिश रूल में हमारे देश के साथ ना सिर्फ अन्याय होता था, बल्कि हमें इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, पॉलिटिकल सपरेशन और सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करनी पड़ती थी। तो आज हम इस माइंड मैप के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से कारण थे जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया, और कैसे एक नई सोच, एक नई आवाज़ और नए लीडर्स ने हमारे देश को एक नई डायरेक्शन दिखाई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं द पॉलिटिकल कोजेस ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो पॉलिटिकल कोजेस में सबसे पहला पॉइंट है ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेसिव रूल, यानी कि ब्रिटिश शासन का शोषण और जुल्म। तो ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए भारत को एक्सप्लॉइट किया। इंडियंस को अपने देश के रिसोर्सेज का फ़ायदा नहीं मिलता था। उन्होंने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड को अपने कंट्रोल में ले लिया था, जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था दब गई थी। और इसी एक्सप्लॉयटेशन ने इंडियंस में गुस्सा और नफरत भर दिया, जो एक कारण बना था राष्ट्रवाद के उदय होने का। अब नेक्स्ट पॉइंट है डिस्क्रिमिनेटरी लॉज एंड पॉलिसीज। ब्रिटिशर्स जो कानून बनाते थे वो सिर्फ उनके फ़ायदे के लिए होते थे और इंडियंस को मारने और दबाने का काम करते थे। जैसे रावलेट एक्ट जो 1919 में बना था, वो इंडियंस के लिए रिप्रेसिव लॉ था। और जैसे आर्म्स एक्ट, जिनमें इंडियंस को अपने सुरक्षा के लिए हथियार रखने का इजाज़त नहीं था। अब आता है पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो बंगाल की विभाजन एक इंटेंशनल मूव था। इससे ब्रिटिशर्स ने हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज़ को अलग करने की कोशिश की, ताकि वो आपस में लड़ते रहे और एक होकर ब्रिटिश राज के खिलाफ ना खड़े हो सके। इस मूव ने इंडियंस को अंदर से झटका दिया और देश में यूनिटी की भावना को जगाया, जो एक कारण बना था नेशनलिज्म का राइज होने में। अब नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नेंस। तो ब्रिटिश सरकार ने इंडियंस को किसी भी इम्पोर्टेंट गवर्नेंस पोजीशन से दूर रखा था। पॉलिटिकल डिसीजंस और लॉज काफ़ी आर्बिट्रेरी थे और उन्हें इंडियंस के भले का ध्यान नहीं रखा जाता था। इस एब्सेंस ने नेशनलिस्ट मूवमेंट को एनकरेज किया। अब हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक कॉजेस ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म। तो सबसे पहले देखते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ टू ब्रिटेन। इसका मतलब था ब्रिटिशर्स ने अपने रूल के दौरान इंडिया से अपने देश में पैसा और रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र किया, जिससे इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक गया और ब्रिटिश इकोनॉमी को फ़ायदा हुआ। इसकी वजह से इंडिया के लोगों में रिवोल्ट का सेंस बना। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। तो ब्रिटिशर्स ने अपने फैक्ट्री मेड सामान को इंडिया में इंपोर्ट किया, जिसने ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्रीज जैसे कि हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट को मार दिया। इसका इफेक्ट लोकल वर्कर्स और आर्टिसंस पे था, जो अपने काम से बेरोजगार हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इंडिया में ब्रिटिश रूल के टाइम पे फार्मर्स और वर्कर्स को भी काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ा। किसानों को ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने फ़ायदे के लिए कैश क्रॉप्स उगाने के लिए मजबूर करते थे, जिसका उन्हें कुछ भी फ़ायदा नहीं होता था, जिससे ये लोग भड़क गए और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करना शुरू किया। अब नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन फार्मर्स एंड वर्कर्स। ब्रिटिश ने किसानों को ज़्यादा टैक्स देने पर मजबूर कर दिया था। ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज किसानों को बहुत परेशानी में डालती थी। फार्मर्स को लैंड रिफॉर्म नहीं मिले और ना ही उनकी इनकम बढ़ी, और इसलिए उन्होंने भी रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। अब हम लोग बात करेंगे सोशल एंड कल्चरल कोजेस, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारण ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स। ब्रिटिश ऑफिसर्स और इंडियंस के बीच भारी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। इंडियंस को हर फील्ड में इन्फीरियर समझा जाता था, चाहे वो एडुकेशन हो, जॉब्स हो या सिंपल डेली लाइफ। ब्रिटिशर्स अपने आप को सुपीरियर समझते थे, जो इंडियंस के लिए एक जोरदार इंसल्ट थी। अब है वेस्टर्न एडुकेशन स्प्रेड आइडियाज ऑफ लिबर्टी, एडुकेशन एंड फ्रीडम, यानी कि वेस्टर्न एडुकेशन का प्रभाव। तो वेस्टर्न एडुकेशन से इंडियंस को अपने राइट्स और फ्रीडम के बारे में समझ आया। भारतीयों को इक्वलिटी, लिबर्टी और डेमोक्रेसी जैसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखने का मौका मिला,
जिससे उनमें एक नई सोच का विकास हुआ और एक कारण बना राष्ट्रवाद का उदय होने में। नेक्स्ट पॉइंट है राइज ऑफ इंडियन मिडिल क्लास एंड इंटेलेक्चुअल्स। तो इस समय एक एडुकेटेड मिडिल क्लास का राइज हुआ जो अपने देश की पॉलिटिकल और सोशल कंडीशंस को समझने लगा। इंटेलेक्चुअल्स जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी और लाला लाजपत राय जैसे लोगों ने आम आदमी को अपने अधिकारों के लिए जागृत किया। नेक्स्ट पॉइंट है कल्चरल यूनिटी थ्रू फेस्टिवल्स, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन। तो अब देश में एक शेयर्ड कल्चरल आइडेंटिटी का विकास होने लगा। लोग अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूलों पर गर्व करते थे। नेशनल फेस्टिवल्स, लोकल ट्रेडिशंस और कल्चरल प्रोग्राम्स ने लोगों को एक साथ लाया और ब्रिटिश के खिलाफ यूनिटी को मजबूती दी। तो अब देखते हैं रोल ऑफ द प्रेस। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है स्प्रेड ऑफ नेशनलिस्ट आइडियाज थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड अवेयरनेस ऑफ इंडियन प्रॉब्लम्स एंड ब्रिटिश पॉलिसीज। तो न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स जैसे केसरी और अमृत बाजार पत्रिका ने अपनी रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स के जरिए नेशनलिस्ट आइडियाज़ को पब्लिक तक पहुंचाया। ये मीडिया का रोल था जो लोकतांत्रिक विचार को स्प्रेड करता था। अब है इंक्रीज्ड पॉलिटिकल डिस्कशन। तो न्यूज़पेपर में आर्टिकल और ओपिनियन पब्लिश होने से लोगों में पॉलिटिकल डिस्कशंस और डिबेट्स बढ़ने लगे। ये अवेयरनेस को इंक्रीज और यूनिटी को प्रमोट कर रहा था। अब राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया का नेक्स्ट कारण है इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है रेवोल्यूशंस लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड लिबर्टी एंड इक्वलिटी। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के आइडियल्स को प्रमोट किया था जो कि भारत के लोगों को इंस्पायर करता था। ये आइडियल्स ने भारतीयों को अपने राइट्स और फ्रीडम के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हिच एक्सपोज्ड ब्रिटिश वीकनेस एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन ने इंडिया के रिसोर्सेज और सोल्जर्स को अपने वॉर एफर्ट्स में यूज किया। इस युद्ध ने ब्रिटिश के पावर को कमज़ोर किया और इंडियंस को समझ आया कि उनको अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करनी होगी। अब नेक्स्ट कारण हम लोग पढ़ेंगे रिलीजियस एंड कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में, यानी कि धर्म और सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है एफर्ट्स बाय राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद एंड लव। तो राजा राम मोहन रॉय ने सती सिस्टम को एबोलिश करने का काम किया और ब्राह्मो समाज की स्थापना की जो कि एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था। उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट और मॉडर्न एजुकेशन का प्रचार किया। वहीं पे स्वामी विवेकानंद ने अपने लेक्चर और टीचिंग से भारतीयों को अपने धार्मिक और कल्चरल वैल्यूज को समझने और अपने उत्तरदायित्व का पता चलने का प्रयास किया। उन्होंने अपने स्पीचेस में जागो भारती की आवाज़ दी। अब नेक्स्ट पॉइंट है रिवाइवल ऑफ प्राइड इन इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट ने इंडियंस में अपने कल्चर को समझने और उस पर गर्व करने का भाव जगाया जो एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट फीलिंग क्रिएट करता था। अब हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी नेता और संगठन का योगदान। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है फाउंडिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई जिससे एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बना। ये एक ऐसा फोरम था जहां से भारतीयों ने अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए आवाज़ उठानी शुरू की। कांग्रेस की शुरुआत मॉडरेट लीडर से हुई, लेकिन धीरे धीरे रेडिकल लीडर्स जैसे बाल गंगाधर तिलक ने भी इसमें अपना योगदान दिया। अब है कंट्रीब्यूशन ऑफ लीडर्स लाइक बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों लाल बाल पल ट्रायो के नाम से मशहूर है। तिलक ने स्वराज इज माई बर्थ राइट का नारा दिया, लाला लाजपत राय ने लाहौर में ब्रिटिश रूल के खिलाफ प्रोटेस्ट किए और बिपिन चंद्र पाल ने मास अवेयरनेस और एडुकेशन का काम किया। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिटी थ्रू मास मूवमेंट। तो इस समय इंडियन लीडर्स ने यूनिटी के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट और प्रोटेस्ट शुरू किए। तो अब है कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक। भारत में राष्ट्रवाद का उदय एक लंबी और कठिन यात्रा थी जिसमें कई फैक्टर्स का योगदान था। ब्रिटिश शासन की एक्सप्लॉइटिव पॉलिसीज, आर्थिक शोषण, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार की जरूरत और विदेशी विचारधाराओं का प्रभाव सभी ने मिलकर नेशनलिज्म को मजबूती दी। लीडर्स और इंटेलेक्चुअल्स ने अपने प्रयास से लोगों को जागृत किया और उनमें अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा जगाया। इन द एंड
भारत में राष्ट्रवाद का उदय सिर्फ एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक जागृति थी, जो आज भी हमारे देश की पहचान बन चुकी है। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। एंड इफ़ समथिंग इज़ नॉट क्लियर देन फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।